हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश मेहता फ्रॉम द रियल एस्टेट ट्रेंड्स आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्रीलीज प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी का टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि आप रेगुलर इनकम भी प्रॉपर्टी में से ले सकते हो। तो प्रीलीज प्रॉपर्टी को अगर मैं आपको सादी भाषा में एकदम समझाऊँ तो आप ऐसी एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो जिसमें ऑलरेडी टेनेंट बैठा हुआ है। टेनेंट बैठा हुआ है इसका मतलब कि वो ऑलरेडी किसी ओनरशिप के पास में है, जो टेनेंट उस ओनर को रेगुलर रेंट दे रहा है, तो उस ओनर को अभी रेगुलर उससे रिटर्न आ रहा है, उस प्रॉपर्टी से रिटर्न आ रहा है। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि सिर्फ ओनरशिप चेंज होगी, आप नए ओनर बनोगे उस प्रॉपर्टी के, और नए ओनरशिप के साथ में वो टेनेंट जो है उसके साथ में आपका नया एग्रीमेंट बनेगा, या फिर ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट जिसको कहते हैं वैसा बनता है, या फिर 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पे ओनरशिप के बाद में आप उससे उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो ओनर के साथ में बैठा था लीज एग्रीमेंट के लिए, तो उसी लीज एग्रीमेंट के साथ में आपको वो ओनरशिप आपको चेंज करनी है। आप नए ओनर बनोगे, जो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस थी लीज डीड की, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पुराने आप इस नए एग्रीमेंट के साथ में एंटर करोगे। तो अब जब आप नए ओनर बन रहे हो तो जो टेनेंट है वो आपसे आपको रेंट देगा। प्रीलीज प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जो न्यू टेनेंट है उससे रेंट इमीडिएटली तभी स्टार्ट हो जाता है जब आपकी ओनरशिप हो जाती है, यानी कि आपकी सेल डीड हो जाती है। सो द डे व्हेन यू परचेज द प्रॉपर्टी, आप जब अपना सेल डीड कर लेते हो, यू स्टार्ट गेटिंग द रेंट। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो रिटर्न्स है वो इमीडिएटली आना चालू हो जाते हैं। दूसरा बेनिफिट इसका ये है प्रीलीज प्रॉपर्टी का कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो टेनेंट्स होते हैं ये रहते हैं वहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी रेट में एप्रिसिएशन भी मिलता है। सो आपको दो मेजरली बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर इमीडिएटली आपको रिटर्न्स आना चालू हो जाते हैं एज रेंट, और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म अगर मैं पर्सपेक्टिव देखूं तो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी गेन्स के हिसाब से तो आपको रेट एप्रिसिएशन फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलता है। ये है प्रीलीज प्रॉपर्टी। सो प्रीलीज प्रॉपर्टी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लोग अभी सबसे ज़्यादा खरीदने लगे हैं। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है जो मैं आपको शेयर करूँगा। जनरली प्रीलीज में लोग सोचते हैं कि मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लूँ या कमर्शियल प्रॉपर्टी लूँ, पर मेरे हिसाब से एज अ मैं कंसल्टेंट जैसे इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं प्रीफर कम करता हूँ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म लीज नहीं होती है, जो टेनेंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। दूसरी चीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें रिटर्न ROI जो होता है वो ज़्यादा होता है। जो मैं आपको बताऊँ तो 4% से लेके तो 12% तक का ROI होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। जबकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो 30 पैसे यानी 3% के करीब ROI होता है, विच इज़ वेरी लेस। और प्लस उसमें भी टेनेंट का भरोसा नहीं, वो कभी भी उसका ट्रांसफ़र आ जाता है, वो चले जाते हैं। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जनरली हम लोग कम प्रीफर करते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी ही हम लोग आपको प्रेफरेंस में भी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें टेनेंट जो रहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल रहते हैं। सो गाइज, ऑलवेज प्रीफर कमर्शियल प्रॉपर्टी, और प्रीलीज प्रॉपर्टी में कमर्शियल प्रॉपर्टी ही हम लोग प्रमोट करते हैं। रीज़न जैसे मैंने भी आपको बताया। पर जो प्रीलीज अगर आपको ख़रीदना है तो प्रीलीज खरीदने के लिए क्या क्या आपको चेक करना है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी, कि आप प्रॉपर्टी जो लेने जा रहे हो वो कैसी है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग है, एज ऑफ द प्रॉपर्टी मायने रखती है, वहाँ पे पार्किंग स्पेस वगैरह कैसी है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टेनेंट, हाउ इज़ द टेनेंट। आपको टेनेंट देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेनेंट रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रीलीज में चलन चलता है वो है बैंक। बैंक जो होता है वो 9 ईयर्स टू 25 ईयर्स का लीज करते हैं, पर इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि बैंक जो रहता है वो रेंट देते हैं कारपेट के ऊपर, वॉल टू वॉल कारपेट जो होता है उसके ऊपर वो लोग रेंट देते हैं। तो उसमें आपको रिटर्न्स बहुत कम मिलता है, मे बी अराउंड 3.5% टू 5.5% मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो बैंक्स जनरली ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के शोरूम्स प्रीफर करते हैं, जहाँ पे क्योंकि उनको वॉक-इन्स रहते हैं, कस्टमर अंदर आते हैं, उनके यहाँ पे सब कैश डिपॉजिट और बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए वॉक इन रहते हैं, इसलिए यूजुअली बैंक्स प्रीफर करते हैं ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर।
अब ऑब्वियसली है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर अगर वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू रेंट, क्योंकि रेंट कम होता है बीइंग ऑन कारपेट, पर प्रॉपर्टी के रेट्स और वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए ROI जो रहता है वो कम दिखता है। 4% से 5.5% आप पकड़ के चलो, या 6% कभी कभी मिल जाता है, डिपेंड्स कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है, कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है, उस टाइप से। दूसरा रहता है कि मेजर कॉर्पोरेट्स होते हैं, रिटेल्स होते हैं, शोरूम्स वगैरह ये सब रहते हैं, इसमें अलग अलग टेनेंट का अलग अलग हिसाब रहता है। तो वहाँ पे जो ROI बैठता है वो शोरूम से भी अगर आप पकड़ के चलो तो 6% to 7% शोरूम, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सब शोरूम्स में ROI बैठता है। ऑफिसेस में नो डाउट 6% ऑनवर्ड्स ROI बैठता है, पर आपको टेनेंट को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेनेंट चर्न हो जाता है, यानी कि अगर बहुत जल्दी छोड़ के चला जाता है, तो आपने जिस पर्पज़ से प्रीलीज खरीदा है वो पर्पज़ आपका सॉल्व नहीं होता है। एक बात मैं आपको ध्यान में देना चाहूँगा कि प्रीलीज प्रॉपर्टी जो है ये हमेशा प्रीमियम पे मिलती है, ये आपको बिल्डर रेट पे या मार्केट रेट पे नहीं मिलती है, उससे थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि जो आदमी ने प्रीलीज किया रहता है, जिसने ऑलरेडी पहले टेनेंट को दिया रहता है, उसके लिए ऑलरेडी उसने एक्सपेंस किए रहते हैं, जैसे ब्रोकरेज दी होती है, उसने फिर अंदर कुछ चेंजेस कराए होंगे कंपनी में। वो कई बार ऐसा होता है कि टेनेंट जो रहता है वो विथ फर्नीचर मांगता है कि मुझे आप इस तरह से फर्नीचर बना के दीजिए तो मैं ये प्रीलीज लूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए प्रीलीज जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो थोड़े प्रीमियम पे मिलती है मार्केट रेट से, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, आपको रेंट कमाना है और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी लेना है। सो जनरली ऑल प्रीलीज जो होती है वो आप पकड़ के चलिए कि 3 years to 25 years की लीज होती है। 3 साल से कम की अगर आप प्रीलीज लेने का सोच रहे हो ना, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि 3 साल के लिए फिर प्रॉपर्टी एप्रिशिएट भी क्या होगी ना, वो हमको रहता है कि यार हम तो ले तो रहे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के लिए भी। तो 3 साल के लिए की जो लीज है अप टू 3 years, वो हम लोग प्रीलीज की कैटेगरी में नहीं गिनते। पर हाँ, अगर मुझे प्योरली प्री रेंटेड या प्रीलीज की मैं बात कर रहा हूँ तो 3 years ऑनवर्ड्स टिल 25 years हमको ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें चेक करना चाहिए कि इसमें टेनेंट जो है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना दे रहा है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको काम में आता है जब आप फ्यूचर में अगर वो वैकेंट करता है, तब आपको रिफंड करने के लिए आपको जो भी आपका डिप्रिसिएशन वगैरह कट करना है वो कट के आप उसको रिफंड कर सकते हो। आप जब रेंट एग्रीमेंट देखते हैं तो रेंट एग्रीमेंट में एक चीज़ देखने की बहुत ज़रूरी रहती है, वो है एस्केलेशन। रेंट में एस्केलेशन कितना है, क्योंकि रेंट एस्केलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस लीज डीड। जनरली लॉन्ग लीज में ऐसा होता है कि इधर 3 साल में 12% इंक्रीज होता है और 3 years में 15% इंक्रीज होता है, या 5 साल में जैसे 20% इंक्रीज होता है, या 5 साल में 25% इंक्रीज होता है। तो रेंट एस्केलेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट वाइल परचेजिंग प्री लीज प्रॉपर्टी। सो दोस्तों, हम लोग कुछ चीज़ें चेक करेंगे, जैसे फर्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, सेकंड थिंग टाइप ऑफ टेनेंट, थर्ड थिंग कितने ईयर्स का लीज है, जो लीज एग्रीमेंट है वो कितने ईयर्स का है, उसमें से कितना ऑलरेडी उन्होंने यूज़ किया और कितना टेन्योर बाकी है। फोर्थ थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड यानी कि जो टेनेंट है वो पर्टिकुलरली उस लॉक इन पीरियड तक के उस प्रीमाइसेस को वैकेंट नहीं कर सकता है, और अगर वो करता है तो आइदर उसका डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, या फिर उसे वो 3 साल या 5 साल जितने का भी उसने लॉक इन दिया है वो लॉक इन पीरियड में उसको वो पूरा की पूरा आपको रेंट देना ही पड़ेगा। सो लॉक इन पीरियड भी चेक करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 4 पॉइंट। 5th पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो टैक्स एडिशनल बर्डन जो होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, फिर बिल्डिंग का मेंटेनेंस, एंड थर्ड थिंग इज GST ऑन रेंट, ये बर्डन किसके ऊपर है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स, देन बिल्डिंग का मेंटेनेंस, जो रेगुलर हम लोग बिल्डिंग का मेंटेनेंस भरते हैं वो, एंड GST। ये तीनों बर्डन एग्रीमेंट में आपको चेक करना है कि किसके ऊपर है, लेसर के ऊपर है या लेसी के ऊपर है। अगर लेसर के ऊपर है तो उतना ROI आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपकी एक कॉस्ट बढ़ जाती है। लेसी के ऊपर है तो आप जो ROI गिन रहे हो उसको आप नेट ROI गिन सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। प्लस आपको देखना है कि ट्रांसफ़र का खर्चा कितना है। अगर आप प्रॉपर्टी क्योंकि रीसेल में लेने वाले हो, बिल्डर से डायरेक्ट नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको ट्रांसफ़र कॉस्ट, उसमें ट्रांसफ़र फ़ी होती है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
वो आपको कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ये प्री लीज के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो मेरे फ्यूचर के जो भी नए वीडियोस आएंगे वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। दिस इज़ रितेश मेहता फ्रॉम द रियल एस्टेट ट्रेंड्स। थैंक यू।